डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक दशकों पहले एक विज्ञापन हुआ करता था, पता नहीं यह तुलना कितनी सही है या गलत है, कि खेतान नाम ही काफ़ी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम लेते ही किसी भी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं होती। मैं फिर एक तुलना करने का साहस कर रहा हूँ कि लगभग एक दशक, कई दशक पहले जब अटल जी को लोग सुनते थे, श्रद्धेय अटल जी को, तो सभागार एकदम सम्मोहित हो जाता था। हमें खुशी है कि आज उसी परंपरा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे बीच हैं। स्वदेश डिजिटल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। विचारक, विश्लेषक और राजनीतिक सलाहकार, सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आप सूचना सलाहकार बनते हैं और राज्यसभा में भी निर्विरोध चुन के जाते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सलाहकार के रूप में सबसे कम उम्र में आपने इस भूमिका को निर्वहन किया। मैं स्वदेश में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, लोकसभा 2024 का जनादेश एवं उसके बाद अभी झारखंड और महाराष्ट्र और इसके पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दोनों के नैरेटिव में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए सर, प्रथम तो मैं कहूँगा कि आपने पार्टी के जिन मूर्धन्य नेताओं का नाम लिया, हमारे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल जी और मोदी जी जैसे लोगों के साथ प्रेरणा ली जाती है, तुलना नहीं की जाती, क्योंकि वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव हुआ भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक चुनाव था, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा या एनडीए गठबंधन को जनता ने जनादेश दिया, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहली बार हुआ है। और अगर ईमानदारी से तुलना करें तो दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है। लोग कहते हैं ना दोनों की कोई तुलना नहीं, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल कोई तुलना नहीं, क्योंकि उस समय हमारा लोकतंत्र शैशव काल में था, अब लोकतंत्र परिपक्व काल में है। किसी को इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उस समय में साक्षरता दर कितनी कम थी, जागरूकता दर कितनी कम थी, वोटिंग का प्रतिशत कितना कम होता था, यहां तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर भी जो पहले 2-3 चुनाव थे उनको लेकर एक संशय का भाव भी था, और मन में एक जिसे ये कहते हैं कि वैसा भाव भी था कि अरे भाई पता नहीं ये जरूरी चीज भी है कि नहीं। उसके ऊपर बजाय तो उस परिस्थिति में 3 बार चुनना और आज की परिस्थिति में 3 बार चुनना, जब विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, दोनों में बहुत अंतर है। और एक और बात मैं कहूंगा, हो सकता है किसी को अटपटी लगे, सबको ये पता है कि जब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और अप्रैल 46 में, शायद 26 अप्रैल 46 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व उसी को मिलेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तो उस बैठक में एक वोट पट्टा भी सीतारमैया को और एक कृपलानी जी को मिला था, और शेष सारे प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल को दिया था, परंतु गांधी जी ने ओवर रूल करके नेहरू जी को बनाया और 2 सितंबर 1946 को वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, 15 अगस्त 47 से पहले ही वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व ले चुके थे। यानी पूरी पार्टी में एक भी व्यक्ति उनके पक्ष में नहीं था, यानी एक भी प्रदेश समिति, वो गांधी जी की कृपा से बने। इसके ठीक विपरीत 13 सितंबर 2013 को जब श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व संभालना था, तो उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे। संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, सर्वसम्मत से निर्णय हुआ, सारे पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे, सारे पदाधिकारी सहमत थे, जनता तो थी ही, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में, यानी वहां जैसे अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब के सब थे। तो मैं कह सकता हूँ सर्वसम्मति से और जनता के जनादेश से चुना जाना, और एक भी 0 वोट पाए हुए और किसी बड़े नेता की कृपा से चुने जाने में वाकई तुलना नहीं संभव है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल अलग चुनाव था। दूसरा, मैं एक और दृष्टि से कह सकता हूँ ये 2024 का चुनाव भारत के लिए एक और दृष्टि से अलग चुनाव था। शायद जितने बुजुर्ग लोग होंगे उनको भी नहीं याद होगा किसी चुनाव में ऐसा हुआ हो कि विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर
जॉर्ज सोरस ने ओपनली कहा मैंने $1 बिलियन रखे हुए मोदी सरकार को हटाने के लिए। ऐसा किसी को ध्यान नहीं होता। मैं विदेशों के अखबारों की बात नहीं कर रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऑफिशियली कहा, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, और उसके बाद व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया। मेरे विचार से किसी को मेरी बात जैसी भी लगे, कृपया मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए कोई लोकसभा चुनाव बता दें जब दुनिया की ऐसी दो बड़ी महाशक्तियों ने बयान दिया हो, सरकारों ने, अखबार में छपा। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यह शायद भारत का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे फवाद चौधरी ने ओपनली कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। यह पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ओपनली एक पार्टी का समर्थन किया और कहा कि साहब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं ध्यान है कि किसी ऐसे चुनाव में ऐसा हुआ। और फिर ये एकमात्र ऐसा चुनाव था जब भारत के एक बड़े नेता ने, शशि थरूर जी ने, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। भाई चुनाव भारत में हो रहे थे तो बांग्लादेश में क्यों लिखा जा रहा था आर्टिकल, बांग्लादेश के अखबार में क्यों? मेरे विचार से जो लोग याद दिलाना चाहें तो बताएं, क्या भारत के किसी बड़े नेता जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे उस सरकार में, क्या इस स्तर के किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव के समय दूसरे देश के अखबार में अपील की हो कि भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? और आप ये भी समझ सकते हैं कि शशि थरूर जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने क्या ऐसे ही कहा था? नहीं साहब, चुनाव परिणाम का जब आकलन करेंगे तो आपको पिक्चर और स्पष्ट होती नजर आएगी, डॉट्स कनेक्ट होते नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? किस लोकसभा में? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली में 3,62,000 से जीते हैं। उनकी जीत अमित शाह जी, शिवराज सिंह चौहान जी से बड़ी जीत है। 10,25,000 से जीते हैं वो असम में, धुबरी सीट असम में। और असम में कोई भी गया हो तो वहां आम बोलचाल की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। ये वो इलाका है, धुबरी, बरपेटा और करीमगंज का इलाका, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज भारत में आया है। अब ये मैं आपके श्रोताओं के विवेक पर छोड़ता हूं कि बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा जाना और बांग्लादेशी घुसपैठ के कंसंट्रेशन के इलाके से सबसे ह्यूज मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस का जीतना, इसमें कोई संबंध है या नहीं? मुझे लगता है ये विवेकपूर्ण जनता समझ सकती है। अब उसके बाद के हम परिणामों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक भ्रम का जो वातावरण बनाया गया था, शायद वो भ्रम का आवरण टूट गया। इसीलिए हरियाणा, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, विशेषकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जो दिखाई पड़ा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक अनर्गल आरोपों के आधार के ऊपर जो चुनाव लड़ने का प्रयास होता है वह पूरी तरीके से टूट गया। वैसे एक और दृश्य मैं कहूंगा, 2024 का चुनाव बहुत अलग था। सामान्यतः जब चुनाव परिणाम आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी एक पार्टी के कार्यालय में पटाखे फूटते हैं और दूसरे के यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। इस बार दोनों जगह पटाखे फूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। भाजपा कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे, उसका कारण समझा जा सकता है, तीसरी बार हमारी सरकार आई, मगर आप समझिए वहां 99 सीटें पाकर जिस ढंग की प्रसन्नता दिख रही थी, ये भी भारत की राजनीति पर। यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि चुनावों को अगर हम देखें तो यह भी बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि जिस तरीके से गंभीरता पर, बात विधानसभा चुनावों में जो सफलता मिली, गंभीरता से धरातल पे काम किया गया और उसके बाद संगठन ने जो काम किया, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, इन सारी चीजों ने मिलकर हमें पुनः, देखिए हम कैसे काम करते हैं मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ पिछली बार और लोगों को लगा आश्चर्यजनक तरीके से भाजपा को इतनी सफलता कैसे मिल गई। देखिए पिछले चुनाव के बाद हमारे संगठन ने यह तय सोचा कि हम कहां से मध्य प्रदेश में हमारी कमजोर कड़ियां, तो 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो हम पिछले 4-6 चुनावों से लगातार हार रहे थे, जो ये माना जा रहा था कि हमारे हारे हुए बूथ हैं, इन्हें हम नहीं जीत सकते। ये बूथ स्तर तक की बात है, कोई विधानसभा की बात नहीं और यह मंडल की। फिर उसमें से विचार किया गया कि इनमें से कितने बूथ हम जीत सकते हैं, तो पाया गया 12,000 बूथ ऐसे हैं जो हम मेहनत करके जीत सकते हैं। और उन 12,000 बूथों के ऊपर मेहनत किया गया, खूब
परिश्रम किया कार्यकर्ताओं ने, रणनीति बनाई गई कि कैसे लोगों से संपर्क किया जाए, और उसमें से 8 या 9 हजार बूथ हम जीतने में सफल रहे। अब ये बताइए कि जब ये जो हारी हुई सीटों में से इसे कहते हैं कि रेत में से भी तेल निकालने का प्रयास करना और हार नहीं मानना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाजपा का आपको प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो इसलिए है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, जैसे एक बार प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला कि लोगों ने उनसे कहा जब सरकार बन गया, अरे भाई मोदी जी अब तो सरकार बन गई, अब क्या है, अब दूसरी बार भी आप प्रधानमंत्री बन गया, थोड़ा आराम करिए, अब क्या रखा है आगे। परंतु उनका विचार इस विचार से प्रेरित नहीं। उनका विचार क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह ना हो। समृद्ध भारत, यशस्वी भारत, अच्छे दिन की बात, अब एक है तो सेफ है का नारा, क्या भारतीय राजनीति फिर एक बार दिशा बदल गई? देखिए, हमारी जो सोच है वो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को जब कहा था अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है, यानी 2047 तक के 25 वर्षों का लक्ष्य, तो उन्होंने उसके लिए पंच प्रण कहे थे। एक, भारत को यानी 25 वर्षों में, यानी बाई 2047 हमारा टारगेट क्या होगा, एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, उसके लिए हमें गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, हमें अपनी विरासत पे गर्व करना है। चौथा, इस सब के लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, यानी एक दूसरे का साथ लेते हुए, ये नहीं हम अपने अलग से चल रहे हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं हटाना है। तो अगर आप देखें, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, परंतु उसमें एक है और सेफ है क्यों आया? एक है और सेफ है का विचार तो भारत के संविधान में नहीं था। जब हम लोग सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, अन्य तमाम लोगों को भिन्न भिन्न दायित्वों की शपथ लेते हुए आपने देखा होगा, तो उसमें एक शब्द आता है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो भाई एक रहे तभी तो अखंड रहे। गलती से बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था जब एक नहीं रहे थे। तो इसलिए यह विचार जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये तो भारत की का मूल विचार है। और अगर आप ऐसे भी देखें तो पंचतंत्र की कहानियों में भी आपने यह सुना होगा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और सबको एक एक डंडी दी, कहा इसको तोड़ के दिखाओ, सबने तोड़ दिया। फिर सारी डंडियों को एक गट्ठर में बांध दिया, कहा आप तोड़ के दिखाओ, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने कहा बस मेरे बच्चों याद रखना, अगर तुम अलग अलग रहोगे डंडी की तरह, कोई भी तुमको आके तोड़ देगा, एक साथ रहोगे तो नहीं टूटोगे। तो परंपरा से बताया गया। और अगर भारत का इतिहास देख लें तो विगत 2500 वर्षों का इतिहास ही बताता है कि जब जब हम बटे और तब तब कटे, सेफ नहीं रह पाए। जब राजा अंभी और पोरस के बीच में हम बट गए तो यूनानियों के हाथों कट गए। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बट गए तो मोहम्मद गोरी के हाथों कट गए। जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे तो औरंगजेब के हाथ पे हम कटे थे। तो ये बहुत साफ है। तब रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के झंडा बरदार खड़े हैं। और तब रियासतों के राजा सोचते थे कि देश विरोधी शक्तियों के साथ भी हॉबनॉबिंग करके हमारी सत्ता बच जाएगी। आज जातियों के राजा सोचते हैं कि देश विदेशी शक्तियों के साथ हमारी सत्ता बच जाएगी। परंतु उन्हें याद रखना चाहिए, ये वो खतरनाक खेल है जो अटल जी की, चूंकि हम लोग ग्वालियर में बैठे हैं तो अटल जी की कविता की वह पंक्ति उन सब लोगों को याद रखना चाहिए जो समाज में विभेद पैदा करके कट्टरपंथी ताकतों के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारी सत्ता तो सेफ रहेगी। तो अटल जी ने कहा था, चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। अयोध्या की हार से विपक्ष ने यह विमर्श बनाने की कोशिश की कि राम मंदिर आंदोलन को स्वीकार्यता नहीं मिला। फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल परिणाम नहीं मिले। फिर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हुई कि 370 को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आप देखिए, इस विषय में मैंने संसद में भी बोला था कि जो कुछ अयोध्या में हुआ, ऐसा है कि जब भगवान राम धरती पे प्रभु आए तो उन्होंने जीवन में जो भी किया है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, ये प्रभु की लीला है, रामलीला। कितना आसान होता है उसको समझना, तो कोई भी समझ लेता। उन्हें लग रहा है कि हम अयोध्या
पराजित हो गए। तो आपको याद हो चुनाव के बाद कितने ही विपक्षी दलों ने कितना ताड़ ठोक ठोक के कहा, देखिए साहब ये अयोध्या भी हार गए, ये बस्ती भी हार गए, ये प्रयागराज भी हार गए, ये चित्रकूट भी हार गए, ये नासिक भी हार गए, रामटेक हार गए, रामेश्वरम हार गए, भगवान राम से जुड़े सारे स्थानों पे ये हार गए। याद करिए, हमें अपने बचपन का ध्यान है, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो ये लोग कहते थे अयोध्या राम की थी कि नहीं, ये साबित करो। आज प्रभु ने ऐसी लीला दिखाई कि वही लोग अयोध्या से लेके और बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, रामटेक और रामेश्वरम तक खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि देखो राम यहाँ यहाँ थे। और कोई कहे कि साहब ये तो आप ऐसे ही करें, लीला थी, तो अगर लीला नहीं थी तो हरियाणा और महाराष्ट्र दिखा भी दिया। तो हमको अयोध्या भगवान राम ने हमें मंदिर बनवाने के लिए नहीं हरवाया था, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए हरवाया था। क्या झारखंड की हार सिर्फ घुसपैठ के कारण है या भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ कोई रणनीतिक चूक रही? देखिए झारखंड, हम किसी भी राज्य में विजय हो या पराजय हो उसके बाद उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, तब कोई निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से झारखंड का हम पूरा विश्लेषण करेंगे। जहां तक घुसपैठ की बात हम कहना चाहेंगे तो घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यह भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बहुत गंभीर चुनौती है और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग शायद भूल गए होंगे, कांग्रेस सरकार ने और शायद इंदिरा जी की सरकार के समय में घुसपैठियों को लेकर एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन एंड डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। वो इतना खतरनाक और भयानक एक्ट था, यदि आपको लगे कि आपके पास में कोई बांग्लादेशी रह रहा है, विदेशी, और आप पुलिस में शिकायत कर दें तो ये उसका दायित्व तो नहीं है कि वो साबित करे कि वो भारत का निवासी है, यह आपका दायित्व है कि आप साबित करिए कि वो बांग्लादेश का निवासी है। और बांग्लादेश में कहां का निवासी है? यानी सीधे घुसपैठियों को भारत में आने का लाइसेंस दिया गया था। उसके विरुद्ध सबसे पहले जो व्यक्ति कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, वो थे सर्बानंद सोनोवाल, जो वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और असम के पूर्व मुख्यमंत्री 2004 में, और 2007 में सर्वोच्च न्यायालय IMDT एक्ट क्वैश कर दिया। तो उस समय वो सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रयास से हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तब भी मुद्दा था, 2004 में, 2007 में, और सदा मुद्दा था, और 2024 में भी है। तो धारा 370 हो या वो, अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि कश्मीर की जो बात कही, कश्मीर में पहली बार आप सोचिए 60% अधिक वोटिंग हुई, कुछ क्षेत्रों में तो 70 और 72% वोटिंग हुई। वो सोचिए, वो कश्मीर जहां पत्थरबाजियां होती थी, वहां के ऊपर रात 9-9, 9:30 बजे तक लोगों ने चुनाव प्रचार देखा है। वो डल लेक जिस पे खड़े होकर कभी महबूबा मुफ्ती ने बहुत अहंकार को ढंग से यह बात कही थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां G20 हो गया, और तो और कितने ही चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए डल लेक के ऊपर। और दूसरी दृष्टि देखें तो मत प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उतरी है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो 370 के बाद कश्मीर में बड़ा परिवर्तन हुआ। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, 370 भी हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेकर और 5 अगस्त 2019 को यदि हम ये नारा देते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो मोदी जी ने सत्ता आने के बाद वो हमारा है वो साबित करके दिखाया। या यूं कहें तो अटल जी की कविता की जो पंक्ति थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। तो उसको जोड़ने का जो कार्य था, जो एक अधूरा एजेंडा रह गया था, क्योंकि अब वो जो भी नेहरू जी की चूक थी, गलती थी, भयानक गलती थी, जो भी कहा जाए, वो मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। हमारे लिए ये इतने विराट पटल का विषय है, एक राज्य का चुनाव तो बहुत छोटा विषय। आपने घुसपैठ की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बाहर के दल के लोग आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल डेमोग्राफी यहाँ भी चेंज हो रही है। देखिए हम कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं हम ये बात देखिए, यहाँ पे एक अंतर है, कुछ ऐसे समझिए, बड़ा भारी एक अंतर आपको इन चुनावों में नजर आया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से हमारे मूल विचार को आगे रखा है और जो भी आया है उसको हमने स्वीकार किया है। पिछली भी सरकारों में, आप अटल जी की सरकार में याद करिए तो यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी जैसे लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे थे, मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, मगर
हमारे यहाँ खास बात क्या है कि हमारे यहाँ आने के बाद किसी भी एक व्यक्ति ने पार्टी की विचारधारा की लाइन से हटकर कोई बयान दिया हो तो बताइए। दूसरा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ कुछ वैसी हो गई है जैसी कि स्वतंत्रता आंदोलन समय कांग्रेस थी। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूंगा कि मोदी जी के युग में एक युगांतर आ गया है। एक दौर था, हमें 13 दिन की सरकार बनी थी, 2 सांसद हमें नहीं मिले थे। कहाँ भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में अस्पृश्य मानी जाती थी और आज भाजपा से निकटता की होड़ मची हुई है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं एक और बात कहूँ, हम लोग जब युवा अवस्था में थे 90 के दशक में, जिसको भाजपा के खिलाफ जाना होता था वो कहता था कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों से अलग जाकर सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए आ रहा हूँ। और आपने 24 में देखे कितने ही नेताओं ने कहा कि मैं कांग्रेस या अन्य दल इसलिए छोड़ के आ रहा हूँ, सनातन धर्म का जितना अपमान वहां किया जा रहा है वो मुझसे नहीं सहा जा रहा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूँ। तो आप सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की राजनीति का एक युग परिवर्तन है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के परस्पर संबंध हमेशा एक चर्चा का विषय, डिबेट का भी रहा है। आप एक बहुत अच्छे विचारक हैं और इसी विमर्श को नड्डा जी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, हालांकि वो बीती बात हो गई। आप इन संबंधों को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? देखिए, संघ व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की बात करता है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। हमारे अधिकांश नेता संघ से ही निकले हुए हैं। सभी कभी न कभी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी। और वो कैसा निर्माण करता है, आप सिर्फ ये समझिए कि इस देश में पिछले 75 साल में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता से पूछा जाए कि ये कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, तो हम लोग जब बच्चे थे तो हमेशा ये कहता था भाई अटल जी होने चाहिए। 2007 से 2014 के 7 साल में आप किसी राह चलते व्यक्ति से पूछिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कहता था मोदी जी। बाकी सारे प्रधानमंत्री कुर्सी पे आने के बाद नेता बने। मैं मनमोहन सिंह जी और गुजराल जी और देवगौड़ा जी और पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी को कोई कहता था कि उनके प्रधानमंत्री बनने से साल भर पहले भी क्या होना चाहिए। इंदिरा गांधी भी हुई गुड़िया के रूप में बनी थी इंडिकेट की लड़ाई में, और नेहरू जी का तो हम उल्लेख ही कर चुके हैं। ये दोनों प्रधानमंत्री स्वयंसेवक थे। ये दर्शाता है कि किस प्रकार का वैचारिक, मगर भाजपा के दैनंदिन कार्यकलाप या किसी राजनीतिक कार्य में कोई हस्तक्षेप संघ का नहीं होता। ये बात मैं इसलिए भी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मैं उनका सलाहकार रहा हूं, तो मैंने उस प्रक्रिया को नजदीक से भी देखा है। संघ कभी भी किसी राजनीतिक बात में या किसी दैनंदिन कार्यशैली में वो नहीं करता। इट्स लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो जो आपने वो यूनिवर्सिटी से सीखा है उसका आप उपयोग करते हैं अपने जीवन में। ये थोड़ी है कि डे टू डे यूनिवर्सिटी वालों से आप पूछते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। और लास्ट में जिन लोगों को फिर भी शक है, तो मैं संघ से भाजपा के संबंधों को एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। तो बड़ा फेमस शेर है ये, एक वसीम बरेलवी साहब का, वो बड़ा फिट बैठता है इस पे कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। बहुत सुंदर। महाराष्ट्र में निर्णय उलझ रहा है, क्या मराठा कार्ड के आगे नहीं, वहाँ सारे विषयों पे सम्यक दृष्टि से विचार हो रहा है और उचित समय पे निर्णय की जानकारी सभी को हो जाएगी। मणिपुर का समाधान राजनीतिक है या उसमें? मणिपुर एक बहुत दीर्घकालिक और जटिल समस्या है जिसके बारे में केंद्र सरकार बड़ी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ लगी हुई है और हमें विश्वास है कि चीजें शीघ्र ही स्थायी समाधान की तरफ बढ़ेंगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना वैश्विक राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करेगा और भारत के लिए यह कितना सुखद है? देखिए, अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है, मगर इस पर हम अपना कोई भी विश्लेषण दे सकते हैं। मगर एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे विपक्षी लोग आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब उन्होंने 2018 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, बताइए, ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं।
मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग बचपन में सुनते थे कि भारत के चुनावों को CIA प्रभावित कर रहा है, अमेरिका का हस्तक्षेप है, KGB का हस्तक्षेप है। आज वो लोग ये कहते हैं कि भारत वहाँ के चुनावों को प्रभावित कर रहा है। यद्यपि मैं इस आरोप को खारिज करता हूं, पर मैं कहना चाहूंगा ये इल्जाम बहुत हसीन है। कम से कम आपको इस बात का एहतराम करना चाहिए कि हमारी आपने हैसियत इस लायक मानी कि हम वहां को प्रभावित कर सकते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में ट्वीट किया और कहा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, मगर अफसोस हमारे विपक्षी दलों ने राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए बांग्लादेश पे, उसमें ना अत्याचार शब्द है ना हिंदू शब्द है, केवल नॉर्मलसी ऑफ द सिचुएशन शब्द है। परंतु वही कांग्रेस के नेताओं का और राहुल गांधी जी का गाजा पे ट्वीट देखिए तो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, मगर बांग्लादेश में नजर नहीं आता है। ट्रंप को नजर आ जाता, उन्हें नजर नहीं आता। या दूसरे शब्दों में अंदर नाइटर नोट कहूं, हिंदुत्व का ट्रंप कार्ड अमेरिका तक चल गया। कम से कम इस बात के लिए तो मोदी सरकार को, और यूं कहूंगा मोदी सरकार को नहीं, भारत की जनता में जो सदियों के बाद जागरूकता आई है उसको साधुवाद देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वैश्विक पटल पर अब भारत और जो भारत के सरोकार हैं, द कंसर्न्स ऑफ इंडिया, इनको अब एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो रही। बांग्लादेश के हालात का आपने जिक्र किया ट्रंप के ट्वीट के जरिए, इसमें बहुत चिंताजनक है। भारत सरकार क्या भूमिका ले रही है? देखिए, बांग्लादेश के विषय को लेकर भारत सरकार गंभीरता से सतर्क है और सजग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आपने आज भी बयान देखा होगा, जायसवाल साहब का, और पूरी तरीके से उस पर नजर रखे हुए अपनी आपत्ति दर्ज की है, गंभीरता के साथ आपत्ति दर्ज की है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा जो भी संभव होगा वह करने का प्रयास करेंगे। परंतु आप ये भी समझ लीजिए कि कुल मिलाकर किसी भी देश में जब अत्याचार होता है तो हमारे देश में विचार करिए। बांग्लादेश के बारे में तो लोग कहते हैं बांग्लादेश का मामला, उसका तुमसे क्या मतलब है। और दूसरी तरफ इसी देश में हमास के पक्ष में बयान दिए जाते हैं, हिजबुल्लाह के लिए रैलियां निकाली जाती हैं, फिलिस्तीन के लिए रैलियां निकाली जाती है। फिलिस्तीन से संबंध रखो, बांग्लादेश से मत रखो। मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ 2023 में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर विधानसभा में वहां की कैंडिडेट का हमास के लिए जिंदाबाद करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वो कितना सच है झूठ है वो एक अलग विषय है, परंतु वीडियो वायरल हुआ, उसका आज तक कोई खंडन नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि आप हमास के पक्ष में बयान दे सकते हैं, उसके साथ जोड़ के रखिए। तो एक समुदाय से कहो बांग्लादेश की तरफ मत देखो, ऑल आईज शुड बी ऑन रफा। दूसरे से कहो, याद है आपको चुनाव के दौरान चला था, ऑल आईज शुड बी ऑन रफा बट नो आईज शुड बी ऑन बांग्लादेश। एक से कहो तुम जुड़ के रहो, कैसे जुड़ के रहो, जबरदस्त तरीके से जुड़ के रहो। अबू आजमी का वीडियो आया मौलाना अजहरी के पास जाके, वो क्या कहते हैं, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम है, बस आपसे गुजारिश है एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, सबके सब मिलने चाहिए, एक ऐसे मुत्तहिद रहना चाहिए। इतना जोड़ के रखो कि वो गाजा, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह तक जुड़ा रहे, और दूसरे को इतना तोड़ के रखो कि वो उत्तर और दक्षिण में टूटा रहे, वो मराठी और उत्तर भारतीय में टूटा रहे, वो तमिल और हिंदी में टूटा रहे, वो अगड़े और पिछड़े में टूटा रहे, और सामान्य वर्ग और दलित में टूटा रहे। यानी एक को बिखेर के रखना, एक को सहेज के रखना है। मुझे लगता है भारत की विवेकपूर्ण जनता को कुछ तो समझ में आ रहा है ये बात। अंतिम प्रश्न आपका, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप बहुत गहन विचारक विश्लेषक हैं, सुधांशु जी स्वयं को, क्योंकि लोग आपको, जैसा कि शुरू में भी कहा कि लोग सुनते हुए भी सम्मोहित हो जाते हैं, जब आपको पढ़ते हैं तो लगता है कि एक बहुत विश्लेषक गहनता से अपनी बात कह रहा है। आपका परिचय किसी परिचय यानी मोहताजी नहीं, आपका व्यक्तित्व, लेकिन आप स्वयं को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? सुधांशु जी से अगर सुधांशु जी का ही परिचय पूछा जाए तो उसको किस, मेरा अंतिम। देखिए, मेरा मानना यह है कि सभी लोगों के जीवन का लक्ष्य ही है अपने को पहले पहचानना। हमारे तो देश में कहा गया हिंदू धर्म में यात्रा ही अंतर की है। अपने को पहचान ले आदमी तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। मैं कौन हूँ इसी में तो कई जन्म निकल जाते हैं। और इसको एक शेर भी है, वो शायद ज़ौक़ का है, जो बिल्कुल लगेगा आपको वेदांत दर्शन का। जैसे वेदांत दर्शन में कहा गया ना
कि हमारा लक्ष्य क्या है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, यही लक्ष्य मानेगा ना कि मुझे अंतर की यात्रा करनी है। और तो ज़ोक का ये शेर है कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं। मकसूद समझते हैं, मकसद से मकसूद बना है, यानी आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, और खुद अपनी राह खोजने हम जलवागर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं। क्या अपने को पहचानने के लिए जीवन में चलते रहे, परंतु वो कहते हैं वो तो सर्वभूतेषु में कहा गया ना, तो आत्मार्थम जगत हिताय च, परंतु अपने को खोजने की यात्रा में जगत का जितना कल्याण होता रह सके उतना करते चाहिए। और आखिर में तो वही जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा, तो भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सामान्यतः मेरे पत्रकारिता के छोटे से अनुभव में मैं ये कह सकता हूँ कि राजनेताओं का इंटरव्यू लें तो कई बार ऐसा लगता है कि उनके उत्तर हम पहले से भी लिख दें तो खंडन नहीं आएगा, क्योंकि मालूम रहता है कि वो क्या किस विषय पे बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब से बात करने का फिर एक यही अनुभव आया कि हर प्रश्न पर एक नई दृष्टि मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश के साथ जुड़ने के लिए।